सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी, आपकी अपनी एजुकेटर स्वाति यादव। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है इंडिया और चाइना का रिलेशन। ठीक, इंडिया और चाइना का रिलेशन, इसको हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। शॉर्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है क्योंकि आपकी बुक में लिमिटेड ही दिया गया है, कुछ एडिशनली मैं इसमें नहीं बताऊंगी, सिर्फ शॉर्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा हो तो आपको याद होगा, हमने उसमें चाइना के बारे में पढ़ा था। ठीक, हमने अपनी थर्ड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि चाइना थी उसको स्टार्ट किया था। हमने चाइना का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था। हमने देखा था कि चाइना को फ्रीडम कब मिली, जिसमें हमने पढ़ा था कि 1949 में चाइनीज़ रिवॉल्यूशन होता है और उससे पहले चाइना जो था वो जापान की कॉलोनी हुआ करता था। चाइनीज़ रिवॉल्यूशन के दौरान चाइना फ्री हो जाता है। फ्री होने के बाद उसने अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स और पॉलिसीज़ लाए थे। ठीक, हमने इनके बारे में भी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ रखा है। उसी के साथ साथ हमने देखा था कि इन रिफॉर्म्स और पॉलिसीज़ का चाइना के सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या वहाँ सोशल इक्वालिटी प्रमोट हो पाई, हर किसी के पास इक्वल राइट थे। ठीक, तो हमने इसी के साथ इम्पैक्ट्स भी पढ़े थे, इम्पैक्ट्स ऑन सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक, फिर हम इतना कुछ जो है वो अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, जाके प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि तभी आप इसको उसके साथ रिलेट कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो लेक्चर। देखिए, हमें ये तो पता है ना कि इंडिया और चाइना दोनों ही नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। ठीक, और दोनों ही एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेट करती हैं। ठीक, अब इसमें मैं पीपीटी भी मैंने ले रखी है। इनके रिलेशन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इनके रिलेशन की स्टार्टिंग हम करेंगे। हम देखेंगे पहले इंडिया और चाइना का रिलेशन क्या था, प्रेजेंट में इंडिया और चाइना का रिलेशन क्या है इससे। ठीक, तो पास्ट से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ एक पॉइंट ले रखा है कि 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में दोनों कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। ठीक, यानी कि रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं होते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम अपने टर्म 1 के सिलेबस में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि 1962 में इंडो चाइना वॉर होता है और जिसमें इंडिया बहुत बुरी तरीके से हार जाती है। और चाइना ने ये वॉर 2 वेव्स में किया था, जिसमें एक वेव में उसने अरुणाचल प्रदेश का कुछ पार्ट कैप्चर कर लिया, दूसरी वेव में उसने जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट कैप्चर कर लिया। ये लड़ाई हुई क्यों थी? ये लड़ाई हुई थी, आपको याद होगा कि 1959 में जो चाइना के स्पिरिचुअल लीडर हैं, ठीक, वो तिब्बत को छोड़ के इंडिया आ गए। इंडिया वालों ने उनको दे दिया शेल्टर, रहने के लिए जगह। अभी भी वो इंडिया में ही रह रहे हैं। तो इस चीज़ से चाइना जो था वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में हमें बताया गया है कि चाइना ने 1950 में तिब्बत को ओवरटेक कर लिया। ठीक, तिब्बत को ओवरटेक कर लिया मतलब तिब्बत को अपनी कंट्री का पार्ट बना लिया। वहाँ के जो लोग थे वो इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं थे। ठीक, चाइना ने उसको ओवरटेक करके अपना पार्ट बना लिया, अपनी रिफॉर्म्स और पॉलिसीज़ को वहाँ इम्प्लीमेंट किया और लोग उनकी रिफॉर्म्स और पॉलिसी के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं थे। जिस चीज़ से डिसअपॉइंट होकर, आपको याद होगा, जब प्रीमियर जाओ एनलाई और उनके स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा ने इंडिया में विजिट किया था, तो दलाई लामा ने इस चीज़ के बारे में हमारे जो पीएम थे उस टाइम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनसे भी डिस्कस किया था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रीमियर जाओ एनलाई से, यानी चाइनीज़ पीएम से, बेसिकली हमारे यहाँ पीएम होता है और उनके यहाँ पीएम जैसे को ही प्रीमियर बोला जाता है। चाइनीज़ प्रीमियर जो जाओ एनलाई थे, उनसे इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया तो जाओ एनलाई जी ने बोला कि मतलब डरने की बिल्कुल बात नहीं है, हम तिब्बत को उसकी ऑटोनॉमस पावर प्रोवाइड करेंगे। ऑटोनॉमस पावर देने का मतलब है कि डिसीजन वो कैसे रहना चाहते हैं, हम वो चीज़ उनको प्रोवाइड करेंगे। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो चूरन दे के चले गए थे, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके बाद 1959 में दलाई लामा एग्जिट करके इंडिया आ जाते हैं, चाइना डिसअपॉइंट हो जाता है और लड़ाई हो जाती है। तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब इंडिया और चाइना के रिलेशन में चेंज कब से आया? इंडिया और चाइना के रिलेशन में चेंज आया जब चाइना की प्रीमियर जाओ एनलाई चेंज हो गई। ठीक, 1976 में चाइनीज़ प्रीमियर जाओ एनलाई चेंज हो जाते हैं, उनकी जगह कोई और प्रीमियर आते हैं जिनका नाम था, आपकी बुक में भी दिया गया हो, डेंग जियोपिंग। जब वो आते हैं तो वो कुछ अलग रिफॉर्म्स और पॉलिसीज़ लेके आते हैं। तो उनमें एक पॉलिसी ये भी होती है कि चाइना दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा या क्लियर करने की कोशिश करेगा। ठीक, सबसे पहले उन्होंने इस चीज़ की स्टार्टिंग की इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया उनका पड़ोसी था। इसके लिए उन्होंने एक मीटिंग की। मीटिंग में बोला, 1981 में मीटिंग में बोला कि हमारे आपके बीच में जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, यानी इंडिया और चाइना के बीच में जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, आइए उस पर आराम से बैठ के बात कर लें, उसको डिस्कस कर लें।
क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो हम इस चीज़ के बारे में बात कर लें ताकि बॉर्डर के ऊपर पीस बना रहे। फिर उसके बाद 1991 का टाइम आता है। 1991 का जब टाइम आता है तो उस टाइम यूएसएसआर जो होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सुपर पावर बचती है जिसका नाम था यूएस। अब यूएस जो करेगा उसके मन में आएगा वो करेगा, क्योंकि कोई दूसरी पावर उसके एक्शन का रिएक्शन देने के लिए तैयार तो नहीं है ना। तो इस चीज़ के लिए इंडिया और चाइना दोनों ही समझ गए थे कि उन्हें वर्ल्ड में अपने पॉलिटिक्स को इमर्जेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स बनाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ठीक। वर्ल्ड पॉलिटिक्स बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया, आपके पास न्यूक्लियर वेपन का स्टोर हाउस हो, ठीक। दूसरा, आप एक डेमोक्रेटिक नेशन हो, ठीक। उसके बाद आपकी चलती हो, आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो। अब बहुत पैसे, बहुत अमीर कंट्री हो तो इससे आपका वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक रोल दिया जाएगा, ठीक। तो इस चीज़ को इंडिया और चाइना समझ चुके थे। फिर उसके बाद क्या होता है, 1988 में इंडियन पीएम राजीव गांधी चाइना को विजिट करते हैं, ठीक। वहाँ जाकर वो दोनों कंट्रीज़ मिलके कुछ मीज़र्स और एग्रीमेंट साइन करती हैं। उनमें से कुछ यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि जो भी बॉर्डर पे हमारा जो बॉर्डर है हम उस पर पीस बना के रखेंगे, ठीक। हम लड़ाई नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी के भी फील्ड में साइन किए, ठीक। कुछ एग्रीमेंट उन्होंने बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड, मतलब कुछ एरिया डिसाइड किया कि इतने बॉर्डर से आप ट्रेड करेंगे, इतने बॉर्डर से हम ट्रेड करेंगे, ठीक। इतना बॉर्डर आपका है, इतना बॉर्डर हमारा है। उसके बाद फिर इन सब चीज़ों के बाद इंडिया और चाइना के बीच के जो ट्रेड रिलेशंस थे वो भी सही हो गए, ठीक। सही होते होते बहुत अच्छे हो गए, ठीक। और इंडिया ने अपना सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो 1998 में कर लिया। आपको याद होगा कि मोदी जी की गवर्नमेंट आने से पहले हम जितना भी प्रोडक्ट था मेड इन चाइना यूज़ करते थे। जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, मेड इन इंडिया लॉन्च हुआ है। उसके बाद अब हम मोस्ट ऑफ द चीज़ों पे देख सकते हैं कि उस पर मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा होता है, लेकिन पहले तो जिस प्रोडक्ट पे देखो उस पर मेड इन चाइना, ठीक। तो मोस्टली आइटम जो था वो मेड इन चाइना यूज़ करते थे। मेड इन इंडिया पॉलिसी के बारे में आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कब लॉन्च हुई है, ठीक। अगर आपको नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बता दूंगी। अब इस चैप्टर से सिर्फ हमारे 2 टॉपिक बचते हैं, एक बचता है जापान और दूसरा बचता है कोरिया। उन 2 टॉपिक्स को मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दूंगी। तब तक देखते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।